Assalamualaikum class. Hope so you all are doing well. I am your teacher from Learning Zone, and now today we learn the another book, न्यू बुक ऑफ सेकेंड ईयर। स्टूडेंट जो अभी न्यू बुक आई है सेकेंड ईयर की, तो आज से हम इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करेंगे। एंड देन हम अपनी जो है बायोलॉजी के बुक के पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। इनफैक्ट एक एक हम क्या कहते हैं टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। सो आप जो है लर्निंग जोन के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दें ताकि आप नोटिफाई रह सकें हमारी नई आने वाली वीडियोस के साथ। सो हमारे इस चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। जैसा कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है होम्योस्टेसिस। होम्यो मीन्स होता है स्टूडेंट सेम, और स्टेटस मीन क्या होता है स्टेट। इसका मतलब हम जो है ऐसी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो हमारे ज़िंदगी में एक इंसान के बैलेंस रखे ज़िंदा रहने के लिए, मतलब खाने को, पानी को, हर चीज़ के, मतलब कि स्टूडेंट्स हमारी ज़िंदगी की ऐसी ज़रूरियात जो कि हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, तो ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, ऐसी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, हम इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं होम्योस्टेसिस में। सो स्टूडेंट्स हम जो है होम्योस्टेसिस के चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी प्रॉब्लम सो बी हैप्पीली टू कमेंटेड ऑन लर्निंग जोन। सो स्टूडेंट आप बिल्कुल फील फ्री होकर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके तमाम कमेंट्स का जवाब देंगे, और आपको अगर कोई और वीडियोस चाहिए हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। एज सून एज़ पॉसिबल हम आपकी कमेंट को लाजमी पूरा करेंगे, ठीक है बेटा। बाकी अब चलते हैं अपनी चैप्टर की तरफ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, होम्योस्टेसिस। अब देखिए आपके सामने ये एक किडनी की डायग्राम नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। सो स्टूडेंट हमारे सामने ये किडनी की डायग्राम के नीचे जो पॉइंट्स लिखी हुई हैं इसको हम पढ़ के देखते हैं कि इसके बारे में ये क्या चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स must maintain a constant internal fluid environment to survive under varying external conditions। अच्छा भाई, अच्छा बच्चों, ये अगर क्लियर इमेज नहीं है तो मैं इसको रीड भी कर रही हूँ साथ साथ। मुझे उम्मीद है कि आपके पास बुक मौजूद होगी। अगर आपके पास बुक मौजूद नहीं है बच्चों तो मैं इंशाल्लाह पीडीएफ को भी अपलोड कर दूँगी इसी के लिंक में, तो आप लोग लिंक में जा कर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तमाम ऑर्गेनिजम्स में उसको मेंटेन रखने के लिए उसका एक इंटरनल फ्लूइड होता है उसके इन्वायरमेंट का, जिससे वो सरवाइव कर सकता है, ज़िंदा रह सकता है अंडर वेराइंग एक्सटर्नल कंडीशंस। और उसके एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन दोनों में एक अल्लाह ताला ने कुदरती ऐसी चीज़ें रखी हुई जिसके ज़रिए से उसको जो है ज़िंदा रहने में, बैलेंस लाइफ में उसकी जो चीज़ें होती वो होती है, मटेरियल्स होती है, उसको बैलेंस रखता है, ठीक है बच्चों। दस ड्यूरिंग evolution of great variety of forms of living organism, जब evolution हो रही थी बड़ी वैरायटी जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि इंसान हैं, जानवर हैं, बैक्टीरिया हैं जो हमें क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें diverse mechanism for maintaining homeostasis have been evolved। तो ये तमाम चीज़ें, इसका फंक्शन, मेकैनिज़म, हमारे जो एक चीज़ों को मेंटेन रखना, इसके इंटरनल और एक्सटर्नल मटेरियल को मेंटेन रखने में, एक लिविंग ऑर्गेनिज़म को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए स्टूडेंट्स होम्योस्टेसिस इन तमाम चीज़ों में मौजूद है। होम्योस्टेसिस के ज़रिए हम इन तमाम चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट अगर हमें किसी भी चीज़ की बैलेंस लाइफ, या किसी भी चीज़ नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बैलेंस लाइफ के लिए अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हम होम्योस्टेसिस को पढ़ेंगे तो हमें तमाम चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी डेफिनेशन इन 4 लाइन्स में जो गिवन है वो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इन शॉर्ट मैं दोबारा से बता देती हूँ कि होम्योस्टेसिस as
ऐसी स्टडी कहलाती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बैलेंस लाइफ मटेरियल को देखते हैं कि गोया उसकी बैलेंस लाइफ जो है वो किस तरीके से, तो उसमें क्या क्या जो एलिमेंट्स हैं, किस तरीके से पानी का लेवल बैलेंस है, खाने का लेवल बैलेंस है। तो इन तमाम चीज़ों को, इंसान हो चाहे दरख्त हो, तो इन सब चीज़ों में देखने को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस की स्टडी करना। ठीक है, इन शॉर्ट भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेज की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास है, उस पैराग्राफ को रीड करते हैं फिर आपको समझाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी हमारी बातें। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट दैट मस्ट बी कीप कॉन्स्टेंट आर ऑस्मो रेगुलेशन। सो स्टूडेंट, ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज़ है वो हमने पहले देखना है, तभी हमें ये लाइन अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अच्छा बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऐसी रेगुलेशन जो ऑस्मोटिक प्रेशर, जो क्या कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर हो, जो किससे डिटरमाइन हो? सेल से डिटरमाइन हो। ठीक है, और उसके रिलेटिव कंसंट्रेशन से, जो कि वाटर का सल्यूट हो। तो इस चीज़ को कहते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारा होता है इंटरनल एनवायरनमेंट का, वो हमेशा कीप कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो उसकी रेगुलेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा डिटरमाइन की जाती है रिलेटिव कंसंट्रेशन से, उसकी कंसंट्रेशन से और वाटर के सल्यूट से। सो एक्सक्रिएशन का मतलब आप लोगों को पता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस। किसी भी वेस्ट सब्सटेंसेस का, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने को हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। ऐसे कि अनवांटेड टॉक्सिस मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट, जो जिसकी हमें यूज़ नहीं होती, जो अनटॉक्सिक्स होता है क्या कहते हैं प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या करते हैं? एक्सक्रिएट कर देते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं। एंड थर्मोरेगुलेशन, मतलब कि थर्मोरेगुलेशन क्या होता है? जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर अप टू अ टॉलरेबल लिमिट, मतलब कि जो लिमिट से, जो बैलेंस लिमिट है उसमें जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है वो कहलाता है थर्मोरेगुलेशन। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है, नीड फॉर रेगुलेटिंग इंटरनल एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। अब हमें क्या ज़रूरत है? रेगुलेट करने की ज़रूरत है इंटरनल एनवायरनमेंट को और उसके सिस्टम को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हो रहा है? फीडबैक। अच्छा, देयर आर नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स ऑपरेटिंग इन द बॉडी। हमारे पास नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म्स है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा जो है काम हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो वर्क हो रहा है, तो उसे मेंटेन रखते हैं हम होम्योस्टेसिस के ज़रिए। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ सच मैकेनिज़्म, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़म्स हैं आर साइकोलॉजिकल प्रोसेस। जो क्या है? साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। लॉजिकली होम्योस्टेसिस रिक्वायर अ चेक एंड बैलेंस मैकेनिज़्म ऑपरेटिंग इन दी बॉडी। लॉजिकली हमें क्या चाहिए होता है? होम्योस्टेसिस हमें बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उसके बैलेंस को चेक कर सकें मैकेनिज़्म के अंदर कि वो किस तरीके से बॉडी को ऑपरेट कर रहा है। दिस चेक एंड बैलेंस मैकेनिज़्म इज टर्म्ड एज फीडबैक सिस्टम। तो जिस तरीके से हमारी हेडिंग में लिखा होता फीडबैक सिस्टम, एंड उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि फीडबैक सिस्टम क्या कहलाता है, तो हमें इस लाइन में वो क्लियर हो गया। जो हम बैलेंस को चेक करते हैं मैकेनिज़म्स के ज़रिए, वो कहलाता है फीडबैक सिस्टम। एज सून एज एनी चेंज इन एनी सब्सटेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट टेक प्लेस, इट इज़ डिटेक्टेड एज सून, बहुत जल्द कोई भी चेंज सब्सटेंस के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाता है। ठीक है बेटा, अगर कोई चेंज हो जाए तो इंटरनल एनवायरनमेंट पे फ़ौरन से उसका चेंज आ जाएगा और उसको डिटेक्ट भी कर लिया जाता है। सो स्टूडेंट, हम किस तरीके से इसे डिटेक्ट कर सकते हैं? यूजुअली बाय स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड रिसेप्टर्स। जो हमारा स्पेशल ऑर्गन है रिसेप्टर, हम इस तरीके से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं एंड इमीडिएटली रिपोर्टेड टू अ गॉड सेंटर। हमारा जो ब्रेन का जो केस है, जो हायर एनिमल्स के अंदर होता है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? फ़ौरन से उसे पैगाम पहुंचा सकते हैं। वी डिसाइडेड अबाउट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कंसिक्वेंटली इट सेंड इट इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन कॉल्ड इफेक्टर।
सो इसके ज़रिए से जो है वो इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ब्रेन ने फ़ौरन से अपना पैगाम पहुंचा दिया उस जगह को, उस पार्ट को जहां पर इंटरनली कोई चीज़ दाखिल हुई है उसके क्या कहते हैं बॉडी में आगे पीछे करने के, उसका काम ख़राब करने के। तो ब्रेन जो है फ़ौरन से उस ऑर्गन को चौकन्ना कर देता है बिल्कुल कि आप जाग जाओ, आपके अंदर कोई ना कोई तो ख़ाम चीज़ें, यूज़लेस एक्सक्रिएशन दाखिल हो गई। सो ये फ़ौरन फैक्टर को क्या करता है, SMS दे देता है, मैसेज कर देता है, ठीक है, विच कुड प्ले इट्स रोल इन ब्रिंगिंग द टारगेट सब्सटेंस बैक टू नॉर्मल। अच्छा, अब फैक्टर का क्या वर्क होता है कि वो उसका ये टारगेट है कि जो एबनॉर्मेलिटी आई है उसे हाँ नॉर्मल कर दें। सो उस सब्सटेंस को वो वापस से नॉर्मल कंडीशन में ला देता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर कुड बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव फीडबैक। सो इससे ये ऑब्ज़र्व होता है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव फीडबैक मौजूद है, तो साथ साथ उसके पॉजिटिव फीडबैक भी मौजूद है, ताकि अगर कोई काम, कोई ख़राबी हो जाए उस जिस्म में, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सो वो उसको आराम से सही कर सके। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। नेगेटिव फीडबैक रिफर टू अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस इन रिलेशन टू एनी चेंज इन दी बॉडी फ्लूइड। तो नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो उलट काम करता है, उससे रिलेशन बनाता है, उलट रिलेशन बनाता है बॉडी के फ्लूइड से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ ईटिंग स्वीट और कैंडीज the level of glucose is raised in the blood. It triggers the mechanism which decreases the blood glucose back to normal limit. On the contrary, positive feedback refer to the series of similar effect produced which lead to the enhancement of the change under concentration. For instance, in case of temperature regulation in warm-blooded animal increase. सो स्टूडेंट, अब हम इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं। यहाँ बहुत अच्छी एक एग्जांपल बताई गई है कि नेगेटिव फीडबैक का भी होना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितना ही कोई ज़रूरी है। अब आप देखें, अ कंसिक्वेंस ऑफ ईटिंग स्वीट, हमने एक बहुत ज़्यादा हैवी मकदार में क्या खाया, मीठा खाया और कैंडीज़ भी खाए, तो जो ग्लूकोज था, जो शुगर लेवल था ब्लड में, वो क्या हो गया, ब्लड का शुगर लेवल्स हो गया इंक्रीज हो गया। इन ट्रिगर द मैकेनिज्म दे डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज बैक टू नॉर्मल लिमिट। अब जो क्या कहते हैं, हमारा जो मैकेनिज्म है, जो नेगेटिव फीडबैक, वो क्या करेगा, उस ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल में लाएगा। जो ग्लूकोज हाई हो गया था स्वीट और कैंडीज़ को खाने से, तो वो उसको क्या करेगा, नॉर्मल लेवल में ले आएगा, ठीक है। ऑन द कंट्रेरी, अब क्या कहते हैं, दूसरे साइड पर अब पॉजिटिव फीडबैक को देख लेते हैं। पॉजिटिव फीडबैक क्या रेफर कर रहा है, एक सीरीज़ को जो सिमिलर इफेक्ट करती है और प्रोड्यूस करती है, जो कि लीड करती है किस चीज़ के इन्हेंसमेंट के लिए और उसकी चेंजिंग के लिए। जैसे कि फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि किसी टेम्परेचर पर रेगुलेशन करना हो और वो बंदा क्या हो, वो जानवर क्या हो, वार्म ब्लडेड एनिमल हो, क्या हो, वो वार्म ब्लडेड एनिमल हो, तो बंदा क्या हो, वार्म ब्लडेड एनिमल हो। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, तो उसका क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, जैसे कि हीट स्ट्रोक, जैसे कि लू का लग जाना। लीड टू फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर रैदर देन डिक्रीज इन, वो कम करने के बजाय क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वो पॉजिटिव फीडबैक है, वो समझेगा कि जो बॉडी पर असर पड़ रहा है वो बिल्कुल सही पड़ रहा है, तो मैं भी उसी असर को और ज़्यादा उस पर अपनाऊँ। जबकि नेगेटिव फीडबैक ने क्या किया, अगर शुगर की मिठास से ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, तो नेगेटिव फीडबैक ने उलट रिएक्शन किया और शुगर लेवल को कम कर दिया। जबकि पॉजिटिव फीडबैक ने उसके वार्म ब्लड को कोल्ड ब्लड में चेंज नहीं किया, बल्कि उसको और वार्म ब्लड में ही इसने चेंज किया, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, ठीक है। सो ऑल्दो इट सीम्स हार्मफुल एंड मैनी केस इट इज़ यूजफुल। तो नेगेटिव फीडबैक भी यूजफुल है और हार्मफुल भी है, और पॉजिटिव फीडबैक भी यूजफुल है और हार्मफुल है। जैसे कि फॉर
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके पास बेटा इंटरनेट मौजूद है, अब वो हार्मफुल भी है और यूज़फुल भी है। अब वो आपके ऊपर है, जिसके हाथ में मोबाइल है, अब वो उसके ऊपर है कि उसको वो किस तरीके से यूज़ करता है। एक इंसान है, एक बंदा है, तो उसके पास अल्लाह ताला ने उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है बेटा, तो वो उसके पास नेगेटिव चीज़ें भी हैं और पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, उसके अंदर बुराई भी है और अच्छाई भी है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी बुराई को यूज़ करता है या अपनी अच्छाई को यूज़ करता है। ये तो मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दे दिया, बट इन केस इसमें ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें इस तरीके का सीन है कि क्या कहते हैं, इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे कि नेगेटिव फीडबैक है तो उसके चंद फ़ायदे भी हो सकते हैं, चंद कभी कभी नुकसानात भी हो सकते हैं, और पॉजिटिव का भी सेम एज इट इज़ ही यही काम है। सो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, एक एक टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आपने इंशाल्लाह इस वीडियो में आपने जो किया होगा समझते हुए। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, वो मैं आपको आपका अगला टॉपिक बता देती हूँ, ताकि आप लोग उनको पता चल जाए कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो कब आने वाला है और किस तरीके से आने वाला है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो है ऑस्मो रेगुलेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड प्रॉब्लम, सो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, सो फील फ्री टू कमेंट, एंड इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ, ऑस्मो रेगुलेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।